नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक्स की। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको आजकल कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन दोनों के लिए यूज कर रही हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले एक पार्ट है जिसके ऊपर हमें ये रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। सेकंड पे आप देखेंगे कि ये एक स्कैनर है। स्कैनर आजकल व्हाइट लाइट स्कैनर और ब्लू लाइट स्कैनर मार्केट में अवेलेबल हैं। जब हम इस कंपोनेंट को इस स्कैनर के साथ स्कैन करेंगे तो हमें एक मैश डाटा मिलता है जो कि एसटीएल और पॉइंट क्लाउड शेप में रहता है, जो कि एसटीएल और प्लाई में होता है। अगर आप आगे देखेंगे तो इससे दो प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट होती हैं, एक रिवर्स इंजीनियरिंग की और एक 3D इंस्पेक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग की। इस पॉइंट क्लाउड डाटा के बाद हम इसमें ज्योमेट्रिकल एंटिटीज क्रिएट करने के बाद सरफेस पे कर्व टू कर्व जनरेट करने के बाद हमें 3D मॉडल मिलता है जो कि आईजीएस और एसटीएल फाइल में होता है। आईजीएस मॉडल बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो किसी भी कंपोनेंट की कोर और कैविटी है या उसकी पार्टिंग लाइन निकालना है। पार्टिंग लाइन निकालने के बाद हम उसको बीएमसी पे ले जाते हैं और उसकी डाई कटिंग करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब इसी से एक और प्रोसेस निकल के आती है जिसको 3D इंस्पेक्शन बोलते हैं। अब जिस डाई कटिंग से हमें जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट निकला होगा हम उसको दोबारा से स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद हमारे पास पॉइंट क्लाउड डाटा जो है वो जनरेट हो जाता है। पॉइंट क्लाउड डाटा जनरेट होने के बाद हम उससे 3D इंस्पेक्शन करते हैं। तो बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग में दो चीजें हमें मिल रही हैं, एक तो हम मॉडल क्रिएट करते हैं और दूसरा मॉडल के साथ जो हमारा स्कैन डाटा है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आज मैं बात कर रहा हूँ 3D इंस्पेक्शन की। तो सबसे पहले मेरे पास एक कैड मॉडल है। कैड मॉडल के बाद जिस डाई कटिंग से हमें फर्स्ट कंपोनेंट तैयार मिला है उस कंपोनेंट को हमने स्कैन किया है। अब थर्ड में देखेंगे कि हमने जो स्कैन और मॉडल है उसको आपस में कंपेयर कर दिया है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर बेस्ट फिट कर दिया है। बेस्ट फिट करने के बाद हमने इसको कलर कंपैरिजन किया है। सो हमें इस पूरे कंपोनेंट पे कहाँ पे कितनी वेरिएशन है वो आइडेंटिफाई जो है इजीली हो गई है। साथ में आप देखेंगे कि इससे हम कहीं भी क्रॉस सेक्शन काट सकते हैं किसी भी डेप्थ पे, जिससे हमें जो है वो 2D ड्राइंग जो है मिलती है विद कंपैरिजन टू 3D मॉडल्स। तो इस पोजीशन पे हमें दोनों का कंपैरिजन जो है वो पता चलता है। सो ये मेरे पास एक और कंपोनेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो साइड में जो बार है वहां पे जो ग्रीन कलर है वो 500 माइक्रोन में दिया गया है। सो इसका मतलब है कि जितना भी ये ग्रीन एरिया है ये सारा कंपोनेंट जो है वो 500 माइक्रोन में है। अगर आप इस सेंटर होल को देखेंगे तो ये रेड शेप में है। इसका मतलब है कि ये जो होल हैं ये मॉडल से 1 mm जो है वो बड़े हैं। ये इसलिए बड़े हैं क्योंकि यहाँ पे मशीनिंग होनी है, तो यहाँ पे मशीनिंग मार्जिन रखा गया है। सिमिलरली आप देखेंगे कि किसी किसी साइड पे ब्लू कलर भी शो हो रहा है। ब्लू कलर का मतलब है कि वहां पे मॉडल से 1 mm जो पोर्शन है वो अंदर है। तो जैसे जैसे आप इस रिपोर्ट को एनालाइज करते जाएंगे आपको ये पता चलता जाएगा कि कहाँ पे हमारा मटेरियल जो है वो एक्सेसिव है और कहाँ पे जो हम मटेरियल जो है वो कम दे रहे हैं। इससे हम जो है मटेरियल को इजीली सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी पोर्शन से कहीं से भी जो है क्रॉस सेक्शन पूरे कंपोनेंट से काट के दे सकते हैं। अब 2D में आपको पता है कि सीएमएम से जब भी हम इंस्पेक्शन करते हैं तो पर्टिकुलर एक पॉइंट से ही हम उस डाटे को कंपेयर कर सकते हैं।
पर 3D में ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी 2 mm, 4 mm, 10 mm, 20 mm से क्रॉस सेक्शन काट सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रेड कलर का सर्कल है और एक ब्लू कलर का सर्कल है। तो ये दो कलर इसलिए हैं क्योंकि एक हमारा यहाँ पे 3D मॉडल है और एक हमारे यहाँ पे 3D स्कैनिंग है। तो उन दोनों को बेस्ट फिट करने के बाद हमने ये क्रॉस सेक्शन जो है वो काटे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर किसी पोजीशन पे आपको जो है वो डिफरेंस मिल जाएगा कि कहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट की शेप है वो मॉडल से अंदर की तरफ जा रही है और कहाँ हमारे जो कंपोनेंट की शेप है वो मॉडल से बाहर की तरफ जा रही है। अब आप 3D इंस्पेक्शन में भी अगर मानिए दो होलों का सेंटर का डिस्टेंस आपने पता करना है तो यहाँ पे भी हमें जो है GD&T टूल अप्लाई करने पड़ेंगे, ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस। अब ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस क्या होती है, उसमें क्या क्या सिंबल्स रहते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ज्योमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंस में 14 सिंबल रहते हैं। ये एक लैंग्वेज है जिसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ड्राइंग्स पे। ये मेथड है जिससे हम किसी भी कंपोनेंट की शेप को इंजीनियरिंग ड्राइंग पे जो है वो बताते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें 14 सिंबल रहते हैं। इन 14 सिंबल को जो है 5 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 कैटेगरी है फॉर्म कंट्रोल, नंबर 2 कैटेगरी है ओरिएंटेशन कंट्रोल, नंबर 3 लोकेशन कंट्रोल, नंबर 4 कंपोजिट कंट्रोल, नंबर 5 प्रोफाइल कंट्रोल। अब किस कैटेगरी में कौन कौन से टूल आते हैं हम इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है फॉर्म कंट्रोल है। फॉर्म कंट्रोल में आप देखेंगे कि स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी आती है। अगर आप इन सिंबल्स को देखेंगे तो स्ट्रेटनेस को हम ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन से डोनेट करते हैं। तो जैसे इसका नाम ही बता रहा है, स्ट्रेटनेस में हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कितना स्ट्रेट है, विद इन टॉलरेंस है या नहीं है। फ्लैटनेस में हम सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करते हैं। सर्कुलरिटी में हम सर्कल कितना राउंड बना है वो चेक करते हैं। सिलेंडरिसिटी में सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी टॉलरेंस में बनी है उसको चेक करते हैं। तो जो फॉर्म कंट्रोलर है उसमें चेक करने के लिए हमें कोई भी डेटम की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ओरिएंटेशन कंट्रोल की। ओरिएंटेशन कंट्रोल में देखिए 3 सिंबल आते हैं जैसे एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म। एंगुलरिटी जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि एंगुलरिटी में हम जो है वो एंगल्स को चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टू डेटम्स। परपेंडिकुलरिटी को चेक करने के लिए भी हमें दो डेटम्स चाहिए होते हैं। पैरेललिज्म को भी चेक करने के लिए हमें जो है एक फेस को डाटम बना के दूसरे फेस को चेक करना रहता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट कंट्रोल की। कंपोजिट कंट्रोल में सर्कुलर रनआउट है और टोटल रनआउट है। तो रनआउट हम ऑलवेज अराउंड पीस पे चेक करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमारी गाड़ियों के जो एक्सल होते हैं और टायर जो है वो आपस में फिट रहते हैं। तो अगर वहां पे रनआउट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वहां पे ऑलवेज प्ले रहती है और जिससे कि वेयर एंड टेयर होने का डर ज्यादा रहता है। तो जो रनआउट है वो ऑलवेज जो है सर्कुलर पार्ट की चेक की जाती है। इसके बाद है प्रोफाइल कंट्रोल। तो प्रोफाइल कंट्रोल में आप देखिए प्रोफाइल ऑफ ए लाइन और प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस आती है। तो प्रोफाइल ऑफ ए लाइन इन द सेंस कि हमें एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे उसको चेक करना रहता है और प्रोफाइल ऑफ द सरफेस में हमें उसको सारे पीस की प्रोफाइल जो है वो चेक करनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन कंट्रोल। लोकेशन कंट्रोल में आप देखेंगे कि पोजीशनिंग, कंसेंट्रिसिटी और सिमेट्री जो है वो आते हैं। पोजीशनिंग में हम लोकेशन चेक करते हैं, एक होल से दूसरे होल की लोकेशंस। सिलेंड्रिसिटी में हम ये चेक करते हैं कि दो सिलेंडर हैं वो आपस में एक एक्सिस पे हैं, अगर नहीं है तो वो कितनी वेरिएशंस पे हैं। सिमेट्री में हम ये चेक करते हैं कि हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो दूसरे हाफ पोर्शन से इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपको दिखाया है जो हमने 14 सिंबल की बात की है।
GD&T में। तो फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी ये फॉर्म कंट्रोल में आते हैं, और आप देखेंगे कि डेप्थ रेफरेंस इसमें नहीं चाहिए होता है। परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, एंगुलरिटी जो है ओरिएंटेशन में आती है, और इसमें जो है डेटम रेफरेंस ऑलवेज रिक्वायर्ड रहता है। पोजीशन, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस और प्रोफाइल ऑफ ए लाइन लोकेशंस में आते हैं। टोटल रनआउट, सर्कुलर रनआउट, रनआउट में आते हैं। कंट्रोल सरफेस कोएक्सिलिटी, कॉन्सेंट्रिसिटी, सिमेट्री भी लोकेशंस में आती है। जैसे मैंने आज बात की है सिर्फ 3D इंस्पेक्शन की। 3D इंस्पेक्शन एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसको आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो स्कैनर है वो किसी भी मटेरियल को स्कैन कर सकता है, जैसे कि लकड़ी को, प्लास्टिक को, फोम को। उससे जो है वो सरफेस बनाना बहुत इजी है। अ, आप 1 या 2 दिन में जो है वो प्रोडक्ट से अपनी डाई कटिंग करके प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर सकते हैं। मटेरियल कितना एक्यूरेट बना है उसकी भी 3D इंस्पेक्शन से जो वेरिएशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप आपके लिए ये सारी चीजें जो हैं वो बेनिफिट रही होंगी। हाँ, थैंक यू। जय हिंद।